ओके, तो हमने ये तो पढ़ लिया है कि नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करता है वो एनएसओ करता है, वो सीएसओ। नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करता है वो सीएसओ करता है। सीएसओ की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया है कि वो तीन मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। एक होता है वैल्यू एडेड, एक होता है इनकम, और एक होता है एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले हम इनकम मेथड की बात करते हैं। देखो, कोई भी इंसान चार तरीके से ही कमा सकता है। या तो रेंट कमाएगा, या तो वेजेस कमाएगा, या तो इंटरेस्ट कमाएगा, या फिर वो प्रॉफिट कमाएगा। या तो रेंट कमाएगा, या वेजेस कमाएगा, या इंटरेस्ट कमाएगा, या प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है। कोई भी इंसान चार तरीकों से ही अर्न कर सकता है। या तो रेंट, या तो वेजेस, या तो इंटरेस्ट, या फिर प्रॉफिट। तो अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है इनकम मेथड में, वो आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी के अंडर, किसी भी एम्प्लॉयर मतलब होता है जो हायर कर रहा है, और एम्प्लॉय मतलब होता है जिसके जो उसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, अंडर काम कर रहा है। तो कंपनसेशन मतलब होता है कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट उसे कितना मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज आती है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो कैश है वो तीन तरीके से मिल रहा होता है, मतलब जो आपको रिवॉर्ड है वो तीन तरीके से मिल रहा होता है। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का मतलब है कि इन हैंड पैसा जो मिल रहा है, या बैंक में जो पैसा जा रहा है। फिर आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड का मतलब है कि आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, या फिर आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, आपको खाना खिला दिया। ये सारा हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। थर्ड आता है आपका एम्प्लॉयर्स। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को तीन में डिवाइड कर रखा है: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा रखा है, या अपने एम्प्लॉय को कोई भी सोशल बेनिफिट दे रखा है, ओल्ड एज पेंशन टाइप या फिर पेंशन टाइप, तो देन फिर वो इसका पार्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अभी इन्हें इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो जो लोन पे रिवॉर्ड जाता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। अब लोन ना चार तरीके के लोग ले सकते हैं, लेकिन अभी हम तीन तरीकों की बात करते हैं। हाउस होल्ड भी लोन ले सकता है, फर्म भी लोन ले सकता है, एंड गवर्नमेंट भी लोन ले सकता है। तो जो गवर्नमेंट लोन लेता है उस पे जो इंटरेस्ट जाता है वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, और ना ही कोई हाउस होल्ड जो लोन लेता है उस पे जो इंटरेस्ट जाता है वो उसका पार्ट बनेगा। बस जो इंटरेस्ट किसका पार्ट बनेगा, अगर किसी फर्म ने उधार उठाया है और उस पे अगर वो कोई इंटरेस्ट दे रहा है तो वो इस इनकम मेथड का पार्ट बनेगा। क्योंकि फर्म जब भी इंटरेस्ट देता है तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देता है। फर्म जब भी इंटरेस्ट देता है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दे रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए दे रहा होता है। और अगर मान लो ओनर ने कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है फर्म, तो जो इंटरेस्ट की इंप्यूटेड वैल्यू है वो भी काउंट होगा। जैसे कि मान लो किसी फर्म में 5 लाख की जरूरत थी। ठीक है। अब 5 लाख की जरूरत थी, ओनर ने लगा दिया 5 लाख, तो ओनर को उसका इंटरेस्ट मिलेगा और वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। मतलब उसकी इंप्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होगी। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा, उसके बाद आता है रेंट एंड रॉयल्टी। उसके बाद आता है तुम्हारा रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा रेंट एंड रॉयल्टी।
रेंट मतलब होता है जो लैंड पे मिलता है, ठीक है। अब लैंड पे अगर मान लो ओनर का खुद का हाउस है और उस पे वो ऑपरेट कर रहा है, तो एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ। रेंट जो है वो लैंड पे मिलता है, ठीक है। रॉयल्टी ना एक स्पेशल काइंड ऑफ लैंड होता है जो हाईली फर्टाइल है, या फिर माइनिंग इंडस्ट्री वाला, ठीक है। माइनिंग लैंड, तो उस पे आपको रॉयल्टी मिलता है, ठीक है। तो एक रेंट होता है और एक रॉयल्टी होता है। समझ गए, समझ गए। आईपीआर। हाँ हाँ हाँ। थर्ड समझ गए। उसके बाद आता है, देखो, अगर एक सैलून शॉप है, अब मान लेते हैं सैलून वाले का खुद का ओन्ड हाउस है, तो उसका लैंड खुद होगा, लेबर वो खुद ही कर रहा है, सारी चीजें, कैपिटल उसी ने लगाया है। तो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ना इंडिविजुअली इवैल्यूएट करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम उसे किस में डाल देते हैं, मिक्स्ड इनकम। उसके बाद जो फिफ्थ कंपोनेंट आता है वो आता है आपका, फिफ्थ आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट तीन चीजों को एक्यूमुलेट कर कर बना है। प्रॉफिट जो है वो तीन चीजों को मिलाकर बना है। सबसे पहली चीज जो आती है प्रॉफिट में, वो आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा आपका आता है डिविडेंड, जो शेयर पे रिवॉर्ड मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और थर्ड आपका आता है रिटेनर। इन पांचों चीजों को जब आप ऐड कर देते हो तो आपका आंसर आता है एनटीपीएस।
ठीक है, इन पांचों चीजों को ऐड कर कर जो आपका आंसर आता है वो आता है एनडीपीएस। समझ गए, समझ गए। ओके, अब ना हम इसे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चलो, सबसे पहली चीज आती है इनकम मेथड में, वो आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, तो आपको ये जो तीन कंपोनेंट्स है वो कंसीडर नहीं करना। अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, तो आपको ये जो तीन कंपोनेंट है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, cash. It includes all the monetary benefit like wages and salaries, bonus, dearance allowance, commission, etc. ठीक है, any reimbursement of business expenses incurred by employees will be excluded from compensation। मतलब अगर मान लो कोई चीज ऐसी है जो मतलब मान लो कि होटल है, होटल में हमने फ्री सर्विस दे रखी है, ड्राइवर जो है वो लेकर आएगा और लेकर जाएगा। ठीक है, तो उसे उसके लिए जो कैश मिल रहा है उसे हम वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उसका रिवॉर्ड नहीं है, वो तो उस बिजनेस पर्पज को लिए चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, उसके बाद आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। It include all the non-monetary benefits like rent-free home, free car, free medical and educational facility, etc. And imputed value of these benefits should be included in the national income. However, it does not include any facility which is necessary for work and in which employees do not have any discretion. For example, uniform to worn during work only or vehicle to be used for work only. Such payment are intermediate consumption of business enterprise. समझ गए, समझ गए। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इट इंक्लूड कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर for special security of employees. For example, contribution of provident fund, gratuity, labor welfare fund, etc. The aim of such contribution is to ensure safety and security of the life of the employee. समझ गए, समझ गए। तो ये तीन कंपोनेंट में डिवाइडेड है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and employers contribution to social security scheme. Wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and employers contribution to social security scheme. समझ गए। पक्का ना, ये याद हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को तीन में डिवाइड कर रखा है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके बाद आते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या जाता है, रेंट जाता है। ठीक है, रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट एंड एज वेल एज इम्प्यूटेड रेंट। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है तो इम्प्यूटेड रेंट हो जाएगा, और अगर मान लो किसी के अंडर मतलब किसी और का ले रखा है तो फिर रेंट हो जाएगा। ठीक है, imputed rent of the owner occupied house is calculated on the basis of rental value of the house. Royalty refers to the income received for granting leasing right of subsoil assets. For example, owner of mineral deposit like coal, iron ore, natural gas, etc. can be earned by giving rights of mining to the contractor. ठीक है, जो स्पेशल काइंड ऑफ लैंड होते हैं और उस पे जो जाता है वो। एक बार एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ लो जरा।
डन डन डन। कौन सा? ये वाला? अच्छा, ये एनी रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉइज will be excluded from compensation as such expenses are part of interview। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हो जैसे होटल वाला एग्जाम्पल लिया था, तो होटल वाले में क्या था, होटल वाले में मैंने 500 रुपए दिए अपने एम्प्लॉय को कि पेट्रोल भरवा कर अब हमारे जो विजिटर्स है उसे दिया। ठीक है, तो उससे जो मैंने 500 रुपए दिए हैं वो उसका वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश का पार्ट थोड़ी है, वो तो बिजनेस के इंटरमीडिएट कंजम्पशन का है। या फिर मान लो हमारे इन्वेस्टर आ रहे थे, हमने उसे खाने पीने के लिए हमने एक अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया कि नमकीन वमकीन ये सारी चीजें लिया। ठीक है, तो वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट थोड़ी है, वो तो एक्सक्लूड होगा। तो एनी रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस incurred by employee will be excluded from such expenses are part of intermediate consumption of business। समझ गए समझ गए। अब रेंट एंड रॉयल्टी देख लो जरा। डन डन ना। रॉयल्टी का मतलब तो पता चल गया ना, स्पेशल काइंड ऑफ लैंड है और उस पे जो रिवॉर्ड मिल रहा है उससे रॉयल्टी दिया। फिर आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, तो ओनली फर्म का इंटरेस्ट आता है, मतलब जो फर्म ने उधार लिया उस पे जो इंटरेस्ट दे रहा है वही इंक्लूड होता है। अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ने लिया है या फिर किसी हाउस होल्ड ने लिया है वो इंक्लूड नहीं होता। मतलब उन्होंने अगर लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट जा रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा। वो इंक्लूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन नहीं लेते, वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए लोन लेते हैं। इट इंक्लूड बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। अगर किसी ओनर ने पैसा लगा रखा है बिजनेस में और बिजनेस उसे एज अ इंटरेस्ट दे रहा है रिवॉर्ड, ठीक है, तो वो तो इंक्लूड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड बाय फर्म प्राइवेट और गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड और इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू द इंडिविजुअल विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट इनकम as it contributes to the production of goods and services। However, interest paid by household is not included as the loan is taken to meet the consumption expenditure। फिर से पढ़ते हैं। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस ओनली। ठीक है, तो फर्म ही लेता है चीजों को प्रोडक्टिव पर्पसेस में यूटिलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म प्राइवेट और गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड और इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू द इंडिविजुअल्स विल बी इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट इनकम एज इट कॉन्ट्रीब्यूट। मतलब अगर मान लो हाउस होल्ड ने अपना पैसा बैंक में रख रखा है या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड का पैसा ले रखा है और उस पे जो वो इंटरेस्ट दे रही है वो तो इंक्लूड होगा क्योंकि उन्होंने वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज किया होगा। लेकिन अगर वैसे लिया है कंजम्पशन पर्पसेस के लिए वो इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म प्राइवेट और गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड और इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू द इंडिविजुअल will be included in the interest income as it contributes to the production of goods and services। However, interest paid by household is not included as loan taken to meet the consumption expenditure। इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब होता है जो गवर्नमेंट का उधार है
and interest paid by consumers such as interest is paid on loans taken for consumption purposes. Interest paid by one firm to another. ठीक है, एक बार ही देख लो जरा. डन. डन ना. चलो अब आते हैं प्रॉफिट पे. प्रॉफिट जो है वो तीन चीजों को मिलाकर बना है. यहाँ भी सेम स्ट्रैटेजी है. अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आपको ये तीन चीजें कंसीडर नहीं करनी, और अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो फिर ये तीन चीजें कंसीडर करोगे. अगर दो ही गिवन है तो दो को कंसीडर करो, आपका आंसर आ जाएगा. तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर द कंट्रीब्यूशन और टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज अ रेजिडुअल इनकम, जो बचा कुचा इनकम है, ठीक है, विच एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रेंट, wages, interest. ठीक है. So the profit earned by an enterprise is used up for three purposes. Corporate tax, it is a direct tax paid by the enterprise to the government on the total profit earned. ठीक है. तो कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स है. तो इसका सिनोनिम्स लिख लेना. प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स भी है. कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स भी है. डिविडेंड जो होता है वो शेयर्स पे रिवॉर्ड मिलता है, या जो कंपनी जो रिवॉर्ड देती है शेयर होल्डर्स को, उसे डिविडेंड कहते हैं. डिविडेंड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी है. डिविडेंड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है. डन. रिटेन अर्निंग को सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं. अब रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, और हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था. अगर मान लो कंपनी के पास 5 लाख रुपीज है डिविडेंड देने के, डिविडेंड दे सकती है, 5 लाख डिविडेंड बांट सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन उसने 4 लाख ही बांटे और 1 लाख नहीं बांटा, तो जो 1 लाख नहीं बांटा वो रिटेन अर्निंग हो जाएगा. रिटेन अर्निंग मतलब जो कंपनी अपने लिए सेव करके रख लेती है कि इन फ्यूचर कुछ काम आ जाएगा. ठीक है. तो इसका ये सारा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो प्रॉफिट इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेनर. पढ़ लो जरा, पढ़ लो, कोई दिक्कत है तो बताओ. ये चैप्टर्स पे बिलोंग करता है. हाँ, ये आ गया ना समझ. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. ऑपरेटिंग सरप्लस टॉपिक डाल लेना. ठीक है. अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना है. अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट गिवन है, आपको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं. अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, आपको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन में
ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इसका मतलब है कि आपको रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन है, आपको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम की कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो खुद ही अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे देती है, तो उसे इंडिविजुअली कैलकुलेट करना ना मुश्किल हो जाता है। एक डॉक्टर ने अपने घर पे क्लिनिक खोल दिया, ठीक है, अब वो कितना रेंट दे रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना अपने आप को सैलरी दे रहा है, उसे इंडिविजुअली इवैल्यूएट करना कि कितना अमाउंट होगा, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एक बना दिया, वो है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन्ड अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा, एंड unincorporated enterprise like retail traders, small shopkeepers, etc. It is the term used for any income that has element of more than one type of factor income. Mixed income arises from productive services of self-employed person whose income include wages, rent, interest, and profit, and these elements cannot be separated from each other. For example, income of a doctor running a clinic. Okay. Reason of mixed income: in certain situation, accounts of most production units are not available to the estimators of national income. Moreover, due to different accounting practices, it is not possible for estimator to clearly identify the component of different factors of production. So when the total factor payment can be estimated but cannot be segregated into separate heads: compensation of employee, rent and royalty, interest and profit, then additional factor payment known as mixed income is added. This factor payment is also known as mixed income of self-employed, as this problem arises mainly in the case of self-employed people like doctors, chartered accountant, consultant, etc. समझ गए? और इसका दूसरा नाम क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ गए? समझ गए? लिख लेना अगर दूसरा नाम लिखना है तो इससे जो आंसर आता है आपका वो एनडीपीएफसी आता है। मतलब जैसे वो होता था ना, जीडीपी एनपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैसे ही इसका जो होगा एनडीपीएफसी इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तब जाकर आपका एनडीपीएफसी आएगा। फिर एनडीपीएफसी से आप नेशनल इनकम निकालोगे। नेशनल इनकम का बेस क्या होता है? एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं। चलो अब एक टॉपिक डाल लो, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। सबसे पहला आता है प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम में आता है आपका ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है कोई भी फ्री फंड का पैसा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। कोई भी फ्री फंड का पैसा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहा है तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट फ्री में पैसे बांट रहा है तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज सच रेसिप्ट आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब उसके बदले में हमें कुछ मिल थोड़ी रहा है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी थोड़ी हो रही है, इसलिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है? ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड खरीदा था तब वो इंक्लूड हो गया था। लेकिन बीच में अगर कोई ब्रोकर है, बीच में कोई मिडिल मैन है जो बिकवाने या खरीदवाने का काम कर रहा है, तो उसने तो कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज की है, तो उस प्रोडक्टिव सर्विसेज का कमीशन इंक्लूड होगा। ठीक है, तो सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं आएगा। लेकिन अगर बीच में कोई मिडिल मैन है, however any brokerage or commission received by broker or commission agent on sale of such goods will be included as it is an income received for rendering productive service. उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि पेपर फॉर्म वाली चीजें होती है तो ये इंक्लूड नहीं होता। लेकिन इनके बीच में अगर कोई कनेक्टर है जो शेयर्स बिकवाने में, डिबेंचर बिकवाने में हेल्प कर रहा है या खरीदवाने में हेल्प कर रहा है, तो वो आएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ऑलवेज अवॉइड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन रेफर्स टू इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। मान लो कोई चीज 5,000 की बिकनी थी, 8,000 की बिक गई, जो तो 3,000 एक्स्ट्रा मिला है उसे हम कैपिटल गेन कहेंगे और वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, से ओल्ड कार
and the financial assets, bond, debenture, etc. Any income arising from such transaction is not a factor income, as these transactions are not productive transaction and do not add to the current flow of goods and services in the economy. समझ गए, समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, विंडफॉल गेन। अगर आपकी लॉटरी निकल गई है तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। तो विंडफॉल गेन आर नॉट इंक्लूडेड as देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कनेक्टेड विद देम। ठीक है। अगर मान लो कि ओनर ने खुद कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। जैसे कि मैं यहाँ का ओनर हूं, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने किसी और टीचर को हायर नहीं किया, तो मैं खुद ये सर्विसेज दे रहा हूँ, तो उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, इंटरेस्ट ऑफ ओन कैपिटल, production of self consumption etc will be included, as these are productive activity and are add to the flow of goods and services. नेक्स्ट आते हैं पेमेंट आउट ऑफ पास सेविंग, लाइक डेथ ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ये सब इंक्लूड नहीं होता, आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ द वेल्थ और पास सेविंग एंड डू नॉट एड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। मतलब अगर पेमेंट आउट ऑफ पास सेविंग है, तो जब उस इंसान ने उस पैसे को कमाया होगा, मान लो 10,000 मैंने सेव कर रखे थे 2018 में, अब मैं उसे खर्च कर रहा हूं, तो 2018 में जब मैंने 10,000 कमाए थे तब तो 2018 के नेशनल इनकम में काउंट हो गया ना। तो अब ये 2023 में जब खर्च हो रहा है तो अब मेरी इनकम थोड़ी है वो तो मेरी इनकम काउंट हो चुकी है, लेकिन मैं जिस पे खर्च कर रहा हूँ उसके डोमेन में देखूंगा तो उसके नेशनल इनकम में काउंट होगा। समझ गए, समझ गए? देख लो जरा। चलो तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये इनकम मेथड का ही क्वेश्चन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा होगा, रेंट लिखा होगा, वेजेस लिखा होगा, इंटरेस्ट लिखा होगा, प्रॉफिट लिखा होगा, इस टाइप की अगर चीज लिखी है तो वो इनकम मेथड का ही पार्ट है। सबसे पहले आपको स्टेप लिखना है एनडीपीएफसी, और फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले सीई देखना है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके साथ क्लॉज क्या याद रखना है, अगर वो तीन चीज, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो उन तीन चीजों को कंसीडर नहीं करना, और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन तब उन तीन चीजों को कंसीडर करना है। अगर भैया दो ही चीजें गिवन है तो आप दो को ही कंसीडर करो, दो को ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मान लोगे, तीसरा जो है आपका जीरो माना जाएगा। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है रेंट आता है, एंड रॉयल्टी आता है, फिर आपका आता है इंटरेस्ट, फिर आता है आपका प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है क्वेश्चन में और ये सारी चीजें भी गिवन है, तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस को कंसीडर करना है। ठीक है। अगर आपको रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट तो गिवन है, प्लस आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस लोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस की जो वैल्यूएशन होगी वो लोगे, और ये रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को नहीं लोगे। फिर प्रॉफिट के साथ ये क्लॉज है कि अगर आपको वो तीनों चीजें गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, तो आपको प्रॉफिट कंसीडर करना है, उन तीन चीजों को नहीं कंसीडर करना। और अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो जो भी गिवन है उसे ऐड करो, वो आ जाएगा। और फिर लास्ट आपका आता है मिक्स्ड इनकम। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो तीन ही कंपोनेंट ऐड होंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। और अगर आपको नहीं गिवन तो ये पांचों को ऐड करना है। ठीक है। और मोस्टली आपको नेशनल इनकम ही निकालना होगा, तो ये आपका एनडीपीएफसी आ गया। एन और एन सेम है, डी से एन पे जाना है तो पी और पी सेम है, एफसी और एफसी सेम। ठीक है। तो एक ही चीज ऐड होनी है नेशनल इनकम निकालने के लिए, एनएफआई।
ये सिनोनिम्स लिख लेना, इनकम मेथड को ये सब कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को एमोल, वो भी लिखा है। कॉर्पोरेट टैक्स के अलग अलग नाम, ऑपरेटिंग सरप्लस का अलग नाम, मिक्स्ड इनकम का। ठीक है, पहले इतना लिखो। ये अलग अलग सिनोनिम्स है, तो अगर क्वेश्चन में दिया है तो तुम्हें याद रहेगा। डन। रिटेन अर्निंग भी लिख दिया, अलग अलग नाम इसके। यहां से लेकर यहां तक लिख दिया ना। बाय बाय बाय। लिख दिया लिख दिया। चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन। अप्रोच बता रहा हूं मैं। सबसे पहले लिखो एनडीपीएफसी इक्वल टू, बस एनडीपीएफसी इक्वल टू। देखो जैसे करना है वैसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या हमने उन 5 कंपोनेंट में मिक्स्ड इनकम पढ़ा था? मिक्स्ड इनकम पढ़ा था, सीधा वैल्यूएशन डाल दो 200 इक्वल टू 200। क्या हमने ओल्ड एज पेंशन पढ़ा था उसमें? नहीं ना, तो ये कट। डिविडेंड, लेकिन यहाँ पर शार्प माइंड रखना है डिविडेंड में। क्या प्रॉफिट गिवन है नीचे? इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो 4 चीजें डिलीट हो गई, रेंट, वेज, वो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यूएशन लिख दो 100 प्लस 100। कर दिया? अच्छा सॉरी सॉरी, प्लस 900। ठीक है, लिख दिया 900। उसके बाद क्या हमने अच्छा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। नीचे क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है? नहीं गिवन। वेजेस एंड सैलरीज भी गिवन है ना? तो वेजेस एंड सैलरी इंक्लूड हो जाएगा 500 प्लस 50। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम ये भी नहीं पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था। पहले इन सबको ऐड करो, एनडीपीएफसी आता है। कितना आया? 1650। ठीक है, तो एनडीपीएफसी इक्वल टू रुपी 1650 और ब्रैकेट में सीआर लिख दिया। अब लिखो एक लाइन छोड़कर एनएनपीएफसी, क्योंकि हमें निकालना क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, एनएनपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएफसी। ठीक है, क्या ऐड हो जाएगा? एनएफआईए। ठीक है, एनएफआईए ऐड कर दो, आंसर आ। डन। एनएफआईए गिवन है आपका -10। 1640। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्राई करो जरा।